हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आर्टिकल 12। इस आर्टिकल को हम बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 12, इसके अंदर स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हम इस आर्टिकल के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो हुआ ये कि 1928 में मोतीलाल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें इंडियन सिटीजन्स को इस तरह से गारंटीड करने चाहिए ताकि उन्हें किसी भी सर्कमस्टांस में विड्रॉ ना किया जा सके। अब आपको पता ही होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन सिटीजन्स को गारंटी किए गए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी गारंटी किए गए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एक तरीके की गारंटी होती है कि स्टेट इन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी एक्ट नहीं करेगा। और अगर मान लो कि स्टेट कोई भी एक्ट ऐसा कर देता है जिससे कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है किसी का, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन फाइल कर सकता है। तो यहीं से ये बात उठी कि जो ये स्टेट वर्ड है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और किसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो जैसा कि हमारा आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। तो जो हमारा आर्टिकल 12 है, ये एप्लीकेबल होता है ओनली 3rd और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 12 में किन अथॉरिटीज को इंक्लूड किया गया है स्टेट वर्ड के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये 4 अथॉरिटीज आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट वर्ड में इंक्लूड की गई है। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड वन इज गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, एंड द थर्ड वन इज लोकल अथॉरिटी, एंड द फोर्थ वन इज अदर अथॉरिटी। तो अगर हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ध्यान से देखें, तो अगर आर्टिकल 12 में ये दो चीजें इंक्लूड नहीं की होती तब भी तो ये स्टेट वर्ड में आती ही, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट होती हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली और जहां पर एम्बिग्विटी थी, वो था पॉइंट 3 और पॉइंट 4, जो कि लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी वर्ड की बात करता है, क्योंकि इन्हें कहीं पर भी कहा गया था कि ये स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी। तो आर्टिकल 12 में इन दोनों को स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया। तो चलिए आज इन्हें समझते हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होगी और सुप्रीम कोर्ट ने वाया इंटरप्रिटेशन किस किस चीज को अदर अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी में इंक्लूड किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी वर्ड की। तो लोकल अथॉरिटी वर्ड को जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज 31 में डिफाइन किया गया है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें सेक्शन 3 क्लोज 31 की, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज होती हैं वो स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी अंडर आर्टिकल 12। अब ये कौन सी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे हमारी विलेज पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, म्युनिसिपैलिटीज होगी, तो ये आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये सारी लोकल अथॉरिटीज स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 में दिए गए 4th पॉइंट अदर अथॉरिटी की। तो जो अदर अथॉरिटी वर्ड है, इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्ड है, इसके डायनामिक नेचर को ध्यान में रखते हुए अदर अथॉरिटीज को वाया इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट किया और इसके स्कोप को डिफाइन किया। तो इससे रिलेटेड कई सारे केस लॉज है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस अदर अथॉरिटी वर्ड को केसेस के थ्रू इंटरप्रेट किया। तो चलिए आज इन केसेस को समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो हमारा पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू आर्टिकल 12। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन उठा था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाई गई थी, क्या ये यूनिवर्सिटी स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी।
तो इस बात पर कोर्ट ने ये बोला था कि जो टर्म अदर अथॉरिटी है शुड बी यूज्ड अजस्टम जनरिस विद द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो हमने यहाँ एक वर्ड का यूज किया है इजस्डम जनरिस, जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, सेम कलर या फिर सेम नेचर। चलिए आज हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं रोटी, सब्जी, बर्गर और पिज्जा और डैश, तो आप इस डैश के अंदर क्या फील करेंगे? ऑब्वियसली एक फूड आइटम ही फील करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने ये चार चीजें बोली है, रोटी, सब्जी, बर्गर और पिज्जा, ये भी फूड आइटम ही है, तो डैश के अंदर भी फूड आइटम ही आएगा। तो इसी तरह से सिमिलरली जजेस ने ये बोला कि जो आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटीज ऐसी होनी चाहिए जो कि जो पहले 3 पॉइंट्स है आर्टिकल 12 के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, इन्हीं की तरह गवर्नमेंट और सोवरन नेचर की होनी चाहिए। तभी वो अथॉरिटीज अदर अथॉरिटी वर्ड के अंदर, स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो अदर अथॉरिटी वर्ड है वो उसके अंदर वो सारी अथॉरिटीज इंक्लूड होगी जो सोवरन या फिर गवर्नमेंटल नेचर की होगी। और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, ये ना तो सोवरन नेचर रखती है और ना ही गवर्नमेंटल नेचर रखती है, तो ये स्टेट वर्ड के अंदर तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस ये कहा गया कि जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंटल और सोवरन नेचर रखेगी वही अदर अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड होगी और वही आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट मानी जाएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका जो ये जो प्रिंसिपल था अजस्टम जनरिस का, इसको अपोज कर दिया गया इस केस के अंदर, उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस के अंदर कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अजस्टम जनरिस वाली अप्रोच है ये बहुत ही नैरोवर और रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है। सो जो आर्टिकल 12 के अंदर फर्स्ट 3 कैटेगरी बनाई गई है, यानी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, इन तीनों के अंदर भी कोई कॉमन जनरिस नहीं है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस के बारे में, जो कि है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया क्राइटेरिया बनाने का सोचा कि कौन सी अथॉरिटी अदर अथॉरिटी वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी बॉडी जो किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएट की गई है, तो ये बात तो पक्की है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी। तो अगर किसी बॉडी के पास इतनी सारी पावर्स है तो ऑब्वियसली वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जरूरी है कि वो अथॉरिटीज अदर अथॉरिटी वर्ड के अंदर इंक्लूड हो और उसे स्टेट समझा जाए अंडर आर्टिकल 12। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये भी कहा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी को एज अथॉरिटी अदर अथॉरिटी क्वालिफाई करने के लिए उसे गवर्नमेंटल या फिर सोवरन नेचर का होना चाहिए। तो अब ये बाद में क्वेश्चन उठा कि मान लो अगर कोई अथॉरिटी है जो किसी स्टैट्यूट के अंदर तो बनी है लेकिन मेनली किसी कमर्शियल पर्पज के लिए बनी है, तो क्या वो भी अथॉरिटी स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होगी? तो इस बात का जवाब दिया गया इस केस के अंदर, जो कि था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी जो किसी स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई है, किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनाई है, वो क्वालिफाई होगी एज अ स्टेट टू इंक्लूड अंडर अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। तो ये था हमारा आर्टिकल 12 से रिलेटेड एक वीडियो, जहां हमने आर्टिकल 12 को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझा और विद कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखें। तो आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जानने के लिए प्लीज फॉलो लॉफुल लिंगो एंड प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।